हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 8 नवंबर और शुरू करते हैं प्लेन्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज है जनजातीय गौरव दिवस को लेकर। दरअसल पिछले साल 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जो 15 नवंबर होगा उस दिन हम जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। अब ये जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ही क्यों सेलिब्रेट करना है? क्योंकि इस दिन 15 नवंबर को जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है बिरसा मुंडा, उनकी जयंती है। इनकी जयंती को कॉमेमोरेट करने के लिए हम जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, ताकि जितने भी हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें हम याद कर सके। उनका जो देश के प्रति जो कंट्रीब्यूशन था उसको हम सेलिब्रेट कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें। और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए स्पेशल कुछ कार्यक्रम कर रही है। 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा जी की, जो हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे और उनके जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। तो बिरसा मुंडा एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ट्राइबल लीडर थे। उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के दौरान जो ब्रिटिश कॉलोनियल रिजिम था उसके एक्सप्लोटेटिव जो रूल थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक ट्राइबल मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था उलूगुलन। ये कब चला था? 1899 से 1900 तक। और उन्होंने ट्राइबल्स लोगों को अपने कल्चर के प्रति और अपनी यूनिटी के प्रति काफी अवेयरनेस फैलाई थी। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर। दरअसल कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा ईडब्ल्यूएस कोटा है उसको अपहेड कर दिया है, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिया गया है। आपको पता होगा जो ईडब्ल्यूएस कोटा कब लाया गया था? 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103। इसने क्या किया था? जो हमारा आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 उसमें चेंज किया था। तो आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया था और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ऐड किया था। इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो जो भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% कोटा इंश्योर कर सके। और इसके साथ ही साथ आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ये कहता है कि जो हमारे जितने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण हो। और इसमें क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया था 10% रिजर्वेशन के लिए? कि एक तो आपकी जो इनकम होनी चाहिए, फैमिली इनकम, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है 5 एकड़ से कम होना चाहिए। आपका जो हाउस है, जो घर है, वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लस प्लॉट है, रेसिडेंशियल प्लॉट है, तो वो 100 यार्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए और 200 यार्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए अगर वो नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में है। तो ये आपने एलिजिबिलिटी देख ली, क्राइटेरिया देख लिया और ईडब्ल्यूएस क्या है ये देख लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड में उसे एक्सेप्ट किया है। तो जो वर्डिक्ट आया वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, मतलब 3 जजेस ने हामी भरी है ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए और 2 जजों ने डिसेंट जजमेंट दिया है। तो जो फेवर्स में थे जो जजमेंट, उन्होंने ये बोला है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। क्योंकि जो पहला आर्गुमेंट ईडब्ल्यूएस के अगेंस्ट ये था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप अगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी पुअर की बात कर रहे हैं तो आपने ओबीसी और एससी एसटी के पुअर को एक्सक्लूड किया है। इसका मतलब आपने इक्वलिटी को वायलेट किया है और इक्वलिटी क्या है? हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। और दूसरी चीज ये थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो सोशल जस्टिस है तो उसको इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। मतलब जो रिजर्वेशन है उसका जो ग्राउंड है वो हमेशा ही सोशल बैकवर्डनेस था। तो आप इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर वो वायलेट किया है। इसके बाद जो अगला आर्गुमेंट ये था उसके अगेंस्ट कि जो 50% की जो आरक्षण की जो हमारी लिमिट है वो ब्रीच हो गई। तो ये 3 काउंटर आर्गुमेंट्स थे ईडब्ल्यूएस कोटा के अगेंस्ट। तो जजेस ने ये बोला कि पहली बात तो इक्वलिटी को ये वायलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एससी एसटी और ओबीसी जो पुअर हैं वो ऑलरेडी रिजर्वेशन के एम्बिट में आते हैं। तो यहाँ पर इक्वलिटी को वायलेट नहीं किया गया है। यहाँ पे जो सोशल जस्टिस है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। क्योंकि हम अगर इगलिटेरियन सोसाइटी चाहते हैं तो हमें इंक्लूसिव अप्रोच रखना होगा। हमको उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाना होगा जो आर्थिक आधार पर पिछड़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 50% सीलिंग को भी नकार दिया। उनका ऐसा मानना था कि ये 50% की ब्रीच को नहीं करता, क्योंकि जो 50% की जो लिमिट है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पे लगती है और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पे लगती है। इसका मतलब ये जो ओबीसी एससी एसटी की जो रिजर्वेशन है उसको आप 50% ब्रीच नहीं कर सकते। पर यहाँ पे जो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया है ये जनरल कैटेगरी से ही जनरल कैटेगरी को दिया गया है। तो इसीलिए 50% की यहाँ पे लिमिट ब्रीच नहीं होती है। अगेंस्ट में जब बोला गया तो उन्होंने बोला था कि ये इक्वलिटी को वायलेट करता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ओबीसी एससी एसटी सबसे ज्यादा पुअर है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर है। तो इनको एक्सक्लूड करना इक्वलिटी को वायलेट करना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। और उनका ऐसा मानना है कि अगर हमने 50% की लिमिट आज अगर ब्रीच कर दी तो ये आगे जाने वाले हमारी सोसाइटी में और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। क्योंकि फिर हर कम्युनिटी डिमांड करेगी। अभी क्या होता है, मराठा रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया, जाट रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, वो इस ग्राउंड पे कि ये 50% की जो लिमिट है वो ब्रीच करता है। पर अब क्या होगा कि भाई आपकी 50% लिमिट ऑलरेडी ब्रीच हो गई ईडब्ल्यूएस से, तो हमको क्यों रिजर्वेशन से रोका जा रहा है? तो इससे सोसाइटी में डिवीजन देखने को मिलेगा, एक हेट्रेड देखने को मिलेगी एक दूसरे के अगेंस्ट। तो इसीलिए इनके आर्गुमेंट में ये था जो जस्टिस भट्ट और जो जस्टिस यूयू ललित ने दिया था। तो ये 3-2 से इस वर्डिक्ट ने ईडब्ल्यूएस को कोटा को वैलिड ठहरा दिया है। अब चलते हैं आगे।
हमारे अगली न्यूज मनरेगा को लेकर है। दरअसल जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने क्या करा है कि जो ग्राम पंचायत अभी जो साइमल्टेनियसली वर्क कितने करा सकती थी एक साथ 20, पर अब इसके लिमिट को बढ़ाकर 50 कर दिया गया। इसका मतलब अब एक ग्राम पंचायत एक साथ 50 वर्क करा सकती है मनरेगा के थ्रू, ताकि और ज्यादा जॉब को इंश्योर कर सके। मनरेगा में होता क्या है, पहले आपको जॉब कार्ड इशू होता है, ठीक है, आप अप्लाई करते हो तो आपको एक जॉब कार्ड इशू हो जाता है। इसका मतलब आपने डिमांड करी वर्क की, फिर आपको वर्क असाइन होता है और उस वर्क असाइन के साथ में अटेंडेंस भी ली जाती है। फिर मेजर किया जाता है वर्क हुआ है नहीं हुआ, उसके हिसाब से फिर पे ऑर्डर जनरेट होता है और पेमेंट आपको विद इन 15 डेज मिलना होता है। इसके अलावा कुछ अन्य इशू क्या है इसमें कि सेंटर फिलहाल अभी जो 19 करोड़ उसको देने हैं सोशल ऑडिट के नाम पे, जो अभी तक उसने सिर्फ 2.69 करोड़ दिए हैं। उसके अलावा एक इशू ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो पर्सन डे होता है मनरेगा में, मतलब एक पर्सन कितना वर्क कर पा रहा है, उसको कितनी जॉब अवेलेबल हो पा रही है, तो वो कम होता जा रहा है। तो इससे जॉब सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच रहा है। मनरेगा होता क्या है, ये हमारा राइट टू वर्क है, जिसमें हमने ये इंश्योर किया है कि एटलीस्ट हर व्यक्ति को 100 दिन का काम हमें इंश्योर करना है साल भर में, और ये काम उसे 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए जब उसने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया हो। अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो उसे अलाउंस मिलेगा, मतलब चाहे काम मिला हो या ना मिला हो, अगर आपने काम नहीं दिया है तो उसको वो अलाउंस मिलेगा। इसको रन कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सेंटर जनरली 60% देती है और बाकी का 40% स्टेट देती है। और यहाँ पर जो सोशल ऑडिट होता है मनरेगा का वो मैंडेटरी है, आपको कराना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अगली हमारी न्यूज नेशनल SC/ST हब स्कीम को लेकर है। दरअसल इसकी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME के द्वारा, ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए है। तो ये स्कीम क्या है हमें ये जानना है। तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे SC/ST एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें सपोर्ट करना। कैसे, एक तो जो भी SC/ST के जो एंटरप्रेन्योर्स है उनसे ये इंश्योर करना कि जो हमारा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होती है, जो केंद्र सरकार की जो एजेंसी जो प्रोक्योरमेंट करती है, जो खरीदारी करती है, उसका 4% इनके एंटरप्रेन्योर्स आना चाहिए। तो SC/ST एंटरप्रेन्योर से हमें 4% की प्रोक्योरमेंट करनी है। उसके अलावा हम क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी देते हैं, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और इस स्कीम को रन कौन करता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC, और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आती है। तो ये हमें छोटी सी स्कीम याद रखना है, कभी स्कीम पूछ ले UPSC। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस को लेकर है। तो इसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए, जिसमें नवी मुंबई को मिला है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इट्स सिटी बस सर्विस, अहमदाबाद को मिला है मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्योंकि वहां पे BRTS है। उसके बाद हमें लखनऊ दिल्ली को मिला है एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, और चेन्नई को मिला है बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट, जो उसने IT यूज करे अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इस कॉन्फ्रेंस को किसने ऑर्गेनाइज कराया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, क्योंकि ये हमारे जो आजादी का जो 75 साल है, हमारा जो महोत्सव चल रहा है अमृत महोत्सव, उसके कंपोनेंस में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। कोलकाता को क्या मिला है, बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वहां पे साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। बेंगलोर को मिला है बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन मेट्रो रेल, मेट्रो में उसको मिला है। तो हमें ये जो एग्जांपल्स हैं वो याद रखने हैं। कभी सपोज करो अगर आपको मेट्रो के ऊपर लिखना है, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लिखना है, तो आप बेंगलोर को कोट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में लिखना है, एग्जांपल देना है, तो आप कोलकाता को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा उन्होंने। तो ऐसे हम एग्जांपल अपने मेंस में कोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज हमारी निवेशक निधियों को लेकर है। दरअसल हुआ क्या कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम रन किया, और ये फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाया था जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने यूज किया इस कॉन्सेप्ट का, निवेशक दीदी का, ताकि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके। तो निवेशक दीदी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वुमेन्स होती हैं वही दूसरी वुमेन्स को एजुकेट करेंगी फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के, आपको सेविंग करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए, आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वुमेन्स के द्वारा वुमेन्स के लिए, तो ये जो इनिशिएटिव है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पहली बार फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाया था जम्मू कश्मीर में, और निवेशक दीदी का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो ये बेसिक फैक्ट हो गया इसके रिगार्डिंग। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज ब्लैक हनी बीज को लेकर है। दरअसल एक नई स्पीशीज मिली है हनी बीज की, इसका नाम है एपिस करेंजोडियन, मतलब इंडियन ब्लैक हनी बीज। ये हमें कहाँ मिली है, वेस्टर्न घाट में मिली है। तो अब जो टोटल स्पीशीज है हनी बीज की वर्ल्ड में वो कितनी हो गई है, 11। तो ये UPSC प्रीलिम्स से पूछ सकती है क्योंकि वो कोई ना कोई स्पीशीज जो न्यूज में रहती है वो पूछती है। तो और ये अगर IUCN की कैटेगरी में देखें तो ये नियर थ्रेटेड है, और अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इनकी लोकेशन देखें तो कहाँ कहाँ मिलती है, स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये छोटी सी न्यूज आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज स्नो लियोपार्ड को लेकर है। दरअसल ये फर्स्ट टाइम बाल्टा जोजिला रीजन में कैप्चर हुआ है, तो इससे उम्मीद बढ़ गई है कि ये जम्मू कश्मीर में इनकी प्रेजेंस है, और ये हमारे जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्नो लेपर्ड क्या होता है, ये पैंथेरा उनसिया है, ठीक है, मतलब ये पैंथेरा फैमिली का पार्ट है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, हिमालय, तिब्बतन प्लेटू, साइबेरिया, मंगोलिया, वेस्टर्न चाइना, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं।
और ये IUCN के रेड लिस्ट में कहाँ पाए जाते हैं? वल्नरेबल की कैटेगरी में पाए जाते हैं। इन्हें गुड इंडिकेटर स्पीशीज कहा जाता है। इसका मतलब पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर ये अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज फाल्कन हेवी रॉकेट को लेकर है। तो ये फाल्कन हेवी रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स का है। मतलब जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, ये फाल्कन हेवी रॉकेट उसका है। ये माना जाता है कि अभी तक का ये सबसे हेवी रॉकेट है जो हेवी पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकते। और अभी ये न्यूज में इसलिए क्योंकि ये जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में गया है पेलोड लेके। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जो फाल्कन हेवी है वो कितना पेलोड लेके जा सकता है? 64 मेट्रिक टन। उसके बाद डेल्टा फोर्थ हेवी ये 29, मतलब इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट माना जाता है, हेवी रॉकेट माना जाता है। फाल्कन हेवी रॉकेट कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। और ये दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट माना जाता है क्योंकि इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी वो कितनी है? 64 मेट्रिक टन इनटू ऑर्बिट। और अभी जिसका जो लॉन्च था वो फोर्थ लॉन्च था। और ये अपने साथ में यूएस मिलिट्री का यूएस स्पेस फोर्स का सैटेलाइट लेके गया है। तो फाल्कन हेवी के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि किसका है? ये स्पेस एक्स का है। और जो फाल्कन हेवी है वो अपने साथ में जो पेलोड है वो 64 मेट्रिक टन लेके जा सकता है। मतलब अभी तक का बहुत पावरफुल रॉकेट को मान सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। और ऐसे और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।